So, hello, good evening, everybody. My name is Shubham Jagdish, and welcome back to the channel. So, कॉमर्स का चैप्टर नंबर 11 डायरेक्टिंग आज के वीडियो में हम लोग खत्म करने वाले हैं. पूरा चैप्टर एक वीडियो में शुभम जगदीश खत्म करने वाला है. एंड बिफोर आई बिगिन, अगर आपको एक्सक्लूसिव सैंपल पेपर्स चाहिए जो कि आपके 2025 के पेपर में एकदम आग लगाने वाले हैं, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या आपके ऊपर स्क्रीन के ऊपर एक नंबर फ्लोट कर रहा है, उस पर आप कॉल लगा सकते हैं. और अगर आपको ये मेरे नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाने वाले हैं, वहां से जाकर डाउनलोड कर लो. और दूसरी बात, एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं ऑब्सेशन एंड एंट्रेंस हब. तो चलो भाई, शुरुआत करने जा रहे हैं डायरेक्टिंग के चैप्टर की. बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं है. मैंने क्लियरली चेकआउट कर दिया है जो जो सिलेबस में नहीं है. जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ता चला जाएगा आपको पता चल जाएगा कौन सा टॉपिक सिलेबस में नहीं है. मैंने क्लियरली क्रॉस लगा दिया है, तो नोट्स में आपको बड़ी हेल्प हो जाने वाली है. तो चलिए जानते हैं ये मेरी जान की डायरेक्टिंग होता क्या है. डायरेक्टिंग मतलब डायरेक्शन देना. क्या डायरेक्टिंग मतलब बताना कि क्या करना. तो कुछ उस चीज से कैसे होते हुए डायरेक्टिंग गुजरता है और तुम्हारे स्कूल में, तुम्हारे बोर्ड्स के पेपर में कौन सी चीज एक्सेप्टेबल होगी, आओ जरा देखते हैं. Directing is that part of management process which ensures that the members of an organization work efficiently and effectively for the attainment of desired objectives. Efficiently और effectively का मतलब क्या होता है? Effectively का मतलब होता है काम को समय पर खत्म करना. Efficiently का मतलब होता है काम को समय पर खत्म करने के साथ साथ जिस काम को आप कर रहे हैं उसमें लीस्ट कॉस्ट इन्वॉल्व होनी चाहिए. डायरेक्टिंग ये बताता है कि लोगों से काम करवाना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली सो दैट मेरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके. आप ये डेफिनेशन अगर पूछी जाती है तो लिख कर आएंगे, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे. फीचर्स ऑफ डायरेक्टिंग सिलेबस में नहीं है, मैंने ऐसे मार्क करके आपको दे दिया है. आगे आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग. ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाने वाला है. आओ जरा देखते हैं. पहला टॉपिक, डायरेक्टिंग इनिशिएट्स एक्शन. ये इनिशिएट्स एक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब काम को शुरू करने का काम डायरेक्टिंग बताता है. ठीक है. डायरेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूट्स द लाइफ स्पार्क ऑफ एन एंटरप्राइज एंड सेट्स इट इनटू मोशन. ऑल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इनिशिएटेड थ्रू डायरेक्शन. द पर्पस ऑफ डायरेक्शन इज टू एक्टिवेट एम्प्लॉइज टू वर्क टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. इसका कीवर्ड है एक्टिवेट करना अपनी वर्कफोर्स को, सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल्स रखे हैं उनको पूरा किया जा सके. आगे पे आते, इट इंप्रूव्स एफिशिएंसी. एवरी मेंबर ऑफ वर्क ग्रुप हैज सम पोटेंशियल. मैनेजर्स यूटिलाइज दिस पोटेंशियल थ्रू मोटिवेशन एंड लीडरशिप विच आर पार्ट्स ऑफ डायरेक्टिंग. भाई आपको पता है जो मेरे पास वर्कफोर्स है उसके पास पोटेंशियल है, वो काबिल है. उसकी काबिलियत को कैसे बाहर लाएं और कैसे ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव्स को पूरा कर सकें, वो डायरेक्टिंग है. मोटिवेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, ये सब हेल्प करता है उसमें. एंश्योर्स कोऑर्डिनेशन. देयर आर सबऑर्डिनेट्स एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. द वर्क इंटरेस्टेड टू दीज पर्संस इज इंटररिलेटेड. द परफॉर्मेंस ऑफ वन इंडिविजुअल इन्फ्लुएंसेस द परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स. It is necessary to integrate individuals' efforts so that the organization goals can be achieved. Managers integrate the efforts of subordinates through directing. भाई आपको पता है कि हर एक इंडिविजुअल वर्क कलेक्टिवली आपका एक प्रोजेक्ट को पूरा करता है. तो सारे जो सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, इस तरह से कोऑर्डिनेट करना कि संस्था के द्वारा डिसाइड किए गए हुए ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया जा सके, वो चीज डायरेक्टिंग कहलाती है. फैसिलिटेट्स चेंज. Modern business environment is changing very frequently. An enterprise must adjust itself to the changes in the environment. For example, it may be necessary to install a computer in the office to improve efficiency of clerical operations. Employees often resist such changes due to fear of adverse effect on their employment promotion. अब मेरी बात समझो कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को आने वाली नई टेक्नोलॉजी को एडजस्ट करना पड़ेगा, अडैप्ट करना पड़ेगा. अब कई बार इसमें जो आपके एम्प्लॉइज होते हैं ना, थोड़े से वो रिलक्टेंट होते हैं कि मेरे को अडैप्ट नहीं करना. एआई आ रहा है, एआई को हम लोग को एक्सेप्ट कर लेना है, एआई को हम लोग को अपने काम में इस्तेमाल में लाना है. तो वो कई बार ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज हैं उस चीज को अडैप्ट करने में दिक्कत करेंगे. लेकिन इफेक्टिव डायरेक्टिंग वही है कि नई टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करे और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को पूरा करे. बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन. अब तुम्हारे दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर कितने इंपॉर्टेंस याद कर ले, 5 या 6.
आप इंपॉर्टेंस याद करके जाएं। याद करने का मतलब आपको साइड हेडिंग पता होनी चाहिए, अंदर का रिलेटेबल कंटेंट लिखकर आओगे, नंबर मिल जाएगा भाई, ठीक है ना। बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन, individuals join organization to satisfy their personal needs and goals like income, promotion, sense of fulfillment, etc. But organization have their own interests and objectives such as increasing sales, marketing, profits, goods, public image. भाई देखो, एक इंडिविजुअल जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है उसका अलग ऑब्जेक्टिव, मेरे को पैसे बनाने हैं, मेरी पर्सनल ग्रोथ होनी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलग होता है कि मेरे को मार्केटिंग होनी चाहिए, मेरी सेल्स आनी चाहिए। तो दोनों के बीच में तालमेल बैठाना डायरेक्टिंग का काम है। Helps stability and growth. Effective directing helps an enterprise to survive and grow. It can expand and grow when the right direction is provided. Managers can fully utilize the capabilities of employees through effective leadership, motivation and interpersonal communication. अगर अच्छी डायरेक्टिंग रहेगी, अच्छी तरीके से अगर आपने अपने सबऑर्डिनेट्स को संभाला है, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो भी करने वाला है, साथ साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि इस चैप्टर का जान है। यहां से क्वेश्चन आपका बाहें फैलाकर बोर्ड इम्तिहान में इंतजार कर रहा है, वो है एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। तो चलिए शुरू करते हैं भैया। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आएगा क्या क्या? सबसे पहले आता है सुपरविजन, फिर आता है कम्युनिकेशन, फिर मोटिवेशन, फिर लीडरशिप। अब इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस में हैं और कुछ चीजें सिलेबस में नहीं भी हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हम एलिमेंट शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है सुपरविजन। अब सुपरविजन दो शब्दों से जुड़कर बना है, एक सुपर और एक विजन, मतलब किसी पर नजर रखना सुपरविजन कहलाता है। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। द वर्ड सुपरविजन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, एक तो है सुपर और दूसरा है विजन। सुपर का मतलब होता है ओवर एंड अबव, विजन का मतलब होता है सीइंग थिंग्स और लुकिंग ओवर पीपल और व्यूइंग मेंटल इमेजेस। The supervision may be defined as overseeing people at work from above by a superior. सुपीरियर द्वारा सबऑर्डिनेट के काम पर नजर रखना सुपरविजन कहलाता है। सिंपल सी बात है। The term supervision is normally used in management to mean overseeing employees at work to ensure that they are working in the desired manner. जैसे घर पे तुम्हारी मम्मी पापा तुम पे नजर रखे रहते हैं ना कि तुम पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो वो क्या कर रहे हैं? वो सुपरविजन कर रहे हैं। ठीक है ना भाई? चलो आके देखते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपरविजन के अंदर वो है फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर। ये किसी ना किसी रूप में, केस स्टडी के रूप में, डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में, एमसीक्यू के रूप में आपसे पेपर में पूछा ही जाएगा। आओ देखते हैं कि सुपरवाइजर का काम क्या होता है। पहला काम, शेड्यूलिंग द वर्क। काम को शेड्यूल करना सुपरवाइजर का काम है, ठीक है ना। आओ जरा देखते हैं। द सुपरवाइजर प्रिपेयर्स द शेड्यूल्ड वर्क ऑफ एक्टिविटीज फॉर ऑफिस सबऑर्डिनेट्स टू इंश्योर स्टडी एंड even flow of work. Scheduling involves laying down the time for different activities as well as the total time in which the work is to be completed. अब जैसे मान लो तुम एक घर बनवा रहे हो। अब अगर उस घर बनवा रहे हो और घर को बनाने के लिए आपने एक सुपरवाइजर, एक इंजीनियर, एक सुपरवाइजर है। इंजीनियर ने अपने नीचे रखा एक सुपरवाइजर, सुपरवाइजर के नीचे है बहुत सारे लेबर्स और बहुत सारे मिस्त्री लोग जो होते हैं। अब क्या करता है इंजीनियर? तो पूरे काम को देख रहा है। सुपरवाइजर क्या करता है? हर लेबर के लिए आज वो कौन सा काम करेंगे, कितनी देर कौन सा काम करेंगे, वो सब डिसाइड करने का काम सुपरवाइजर का होता है। हर एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में क्या काम करने वाला है, ये सुपरवाइजर का काम है। दूसरा, इशूइंग ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन। द सुपरवाइजर इशूज ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क। द पर्पस ऑफ एन ऑर्डर इज टू इनिशिएट, मॉडिफाई और हॉल्ट एन एक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ सबऑर्डिनेट्स। इंस्ट्रक्शन टेल वर्कर्स हाउ द वर्क इज टू बी डन। अभी सुपरवाइजर का अगला काम क्या है? पहले तो शेड्यूल करो, फिर ऑर्डर देने का काम करो कि तुम भैया ये काम करना शुरू करो, तुम भैया ये काम करना शुरू करो। तो ऑर्डर मिलेगा तब जाकर सबऑर्डिनेट्स काम करना शुरू करेंगे। पहले शेड्यूल किया, फिर उसके बाद ऑर्डर दिया सो दैट दे स्टार्ट वर्किंग। फिर तीसरा है गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स। इट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ सुपरवाइजर टू गाइड एंड एडवाइज हिज सबऑर्डिनेट्स। He explains the plans and policies of the management to workers. By guiding the subordinates का मतलब क्या होता है? Helping the subordinates, ताकि वो काम as per the plans, as per the objectives of the organization कर सकें। ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स को समझाने का काम होता है गाइडिंग सबऑर्डिनेट्स। समझ में आ रही बात? आगे देखते हैं मोटिवेटिंग वर्कर्स। Inspiring subordinates towards better work performance is another important function of a supervisor. The supervisor creates enthusiasm, team spirit among the team through proper financial and non-financial incentives such as appreciation and recognition of the work done. अब सुपरवाइजर का काम यह है कि उसके अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं सबका मोटिवेशन अच्छा होना चाहिए, सबका मोराल हाई होना चाहिए।
जिसको उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव देना है उसको फाइनेंशियल इंसेंटिव दो, जिसको रिकॉग्निशन देना है उसको रिकॉग्निशन दो, ताकि सारे इंप्लॉइज जो आपके अंडर काम कर रहे हैं दे आर मोटिवेटेड एंड दे आर वर्किंग टुवर्ड्स द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बेटा? 4 पॉइंट समझ में आ गए। 5th पॉइंट पर आते हैं, मेंटेनिंग डिसिप्लिन। द सुपरवाइजर enforces the rules and regulations among his subordinates. He ensures that workers follow the prescribed rules and work procedure while doing their job. भाई एकदम chaotic situation नहीं होनी चाहिए, कोई conflict नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सारे सबऑर्डिनेट्स को काम करना है, और यह काम भी होता है सुपरवाइजर का। आगे बढ़ते हैं, हैंडलिंग ग्रीवियंसेस। हैंडलिंग ग्रीवियंसेस का मतलब क्या? अगर कोई दिक्कत परेशानी हो गई, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो संभालेगा कौन? सुपरवाइजर। The supervisor listens to the grievances and complaints of workers and takes all possible steps to remove them. He communicates the grievances and suggestions of workers to higher authorities. He also recommends the transfer, promotion and dismissal of workers. भाई किसको नौकरी पर रखना है, किसका ट्रांसफर करना है, कौन सही से काम कर रहा है, किसको नौकरी से निकालना है, ये सब कुछ सुपरवाइजर के हाथ में होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वही बनाते हैं। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस। मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस मतलब हर एक इंडिविजुअल कैसा काम कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। सुपरवाइजर चेक्स ऑन द वर्क मेथड्स इन यूज एंड प्रोग्रेस ऑफ वर्क अगेंस्ट द प्लान शेड्यूल। ही रिकॉर्ड्स एक्चुअल परफॉर्मेंस एट रेगुलर इंटरवल्स टू इंश्योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ वर्क। Continuous monitoring is done to ensure that plans and time schedules are adhered to. ये कोशिश करता है कि जो प्लान्स बनाए गए हैं उसके हिसाब से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो मेथड्स बताया गया है उस मेथड को फॉलो करते हुए कर नहीं रहे कर रहे हैं, ये पूरे एग्जामिन करता है, पूरी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करने का काम भी सुपरवाइजर का होता है। इंश्योर सेफ्टी। इंश्योर सेफ्टी का मतलब क्या है कि जो भी सेफ्टी डिवाइसेस है ऑर्गेनाइजेशन में वो सही हैं और क्या वर्कर्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका भी चेक रखने का काम सुपरवाइजर का है। 9th, रिपोर्टिंग और फीडबैक। द सुपरवाइजर प्रिपेयर्स एंड सबमिट्स रिपोर्ट्स टू द हायर अथॉरिटीज। These reports relate to progress of work, fulfillment of targets, performance of the work group, etc. Regular reports on performance may also be used as feedback to inspire workers for hard work. फीडबैक का काम मतलब क्या है? हर एक बंदा जो काम कर रहा है उसकी रिपोर्ट आपको सीनियर मैनेजमेंट को देनी है, जिसके बेसिस पर उसका इंक्रीमेंट होगा, उसकी जॉब को एक्सटेंड किया जाएगा, बाकी सारी चीजें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर्विंग एज अ लिंकिंग पिन। द सुपरवाइजर एक्ट्स एज अ लिंक पिन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. On one hand, he communicates the policies and decisions of management to workers. On the other hand, he conveys the suggestions, grievances and complaints of workers to management. भाई सुपरवाइजर मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच का एक लिंकिंग पिन है, तो जो वर्कर्स की प्रॉब्लम को मैनेजमेंट को बताता है, मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाती है वो वर्कर्स को एक्सप्लेन करने का काम करता है। तो इतना आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये पूरे के पूरे 10 पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगला टॉपिक डिस्टिंक्शन बिटवीन सुपरविजन एंड डायरेक्टिंग सिलेबस में नहीं है, तो बढ़िया टॉपिक हो गया भैया, ये तो बढ़िया बात हो गई। अब आगे बढ़ने जा रहे हैं और अगले एलिमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसका नाम है मोटिवेशन। चलो भाई देखते हैं ये मोटिवेशन है क्या। जैसे हम सबको जिंदगी में ना मोटिवेशन की बहुत जरूरत है। कोई हो जो हमारे अंदर की शक्तियों को याद दिलाता रहे, कोई हमें इंस्पायर करता रहे कि हमें काम क्यों करना है, जो हमारे मकसद को बताता चले कि हम ये ऑर्गेनाइजेशन में काम क्यों कर रहे हैं या हमें पढ़ाई क्यों करनी है, उसको मोटिवेशन बोलते हैं। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। The term motivation has been derived from the word motive. Motive का मतलब क्या होता है? Which means the urge to do or not to do something. Motive is that force within an individual which compels him to act or not to act in a certain way. Motive spur and guide people to action. आपकी जिंदगी में मोटिव होता है कि भैया हमने ये काम करना है या हमने ये काम नहीं करना है। तो अगर आपका मोटिव क्लियर है तो आगे का काम करेंगे या आप आगे का काम नहीं करने वाले हैं। अभी मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। ऐसे स्टिमुलेट करना लोगों को सो दैट वो अपने डिजायर्ड गोल्स को पूरा कर सकें, वो मोटिवेशन कहलाता है। मोटिव क्या है, मोटिवेशन क्या है, आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। नेचर ऑफ मोटिवेशन अगेन इज नॉट देयर इन द सिलेबस, देन प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो नॉट देयर इन द सिलेबस। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं मास्लो की थ्योरी पर, इसको मास्लोस की नीड हायरार्की थ्योरी कहते हैं। ये बोर्ड इम्तिहान में ऐसे बाहें फैलाकर आपका इंतजार करेगा, या डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में या आपसे किसी केस स्टडी के रूप में।
याद रखना भैया। और इस थ्योरी को उसी ऑर्डर में लिखना है जिस ऑर्डर में आपको यहां पर पढ़ाया जा रहा है। एक भी ऑर्डर अगर आपने मिसमैच कर दिया नंबर 0 मिल जाएंगे। तो मास्लो कहता क्या है? मास्लो कहता है जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट नीड जो होती है वो फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है। फिजियोलॉजिकल है, फिजिकल नीड्स नहीं है, याद रखना भाई, गड़बड़ मत कर देना। फिजियोलॉजिकल नीड्स क्या बोलती है? दीज इंक्लूड द नीड्स फॉर एयर, वाटर, फूड, स्लीप एटसेट्रा। रोटी, कपड़ा, मकान, जो जीने के लिए बेयर मिनिमम चीजें चाहिए होती हैं, वो सब आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंदर। These are the most basic needs and must be satisfied before all other needs. Satisfaction of such needs is essential for maintaining human life. Therefore, physiological needs are also known as survival needs या basic needs के बात में भी इसको जानते हैं कि भैया लोगों को साफ कपड़ा मिले, पहनने के लिए साफ एयर मिले, साफ पानी मिले, खाने को मिले, घर मिले, एजुकेशन मिले, ये सारी चीजें बेसिक नीड्स में आती हैं, इसको फिजियोलॉजिकल नीड्स बोलते हैं। वंस फिजियोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, जो अगली नीड आती है वो है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। अब सेफ्टी और सिक्योरिटी 2 पॉइंट में आता है, एक तो फिजिकल सेफ्टी होनी चाहिए, साथ में फाइनेंशियल सेफ्टी भी होनी चाहिए। आओ जरा देखते हैं। दीज इंक्लूड्स फिजिकल सेफ्टी अगेंस्ट डेंजर, जैसे एक्सट्रीम वेदर, फायर, एक्सीडेंट, वाइल्ड एनिमल्स, लूट, डकैती, इन सब से सेफ्टी होनी चाहिए। एंड इकोनॉमिक सेफ्टी अगेंस्ट ओल्ड एज, सिकनेस एटसेट्रा। Therefore, a person wants shelter, clothing, life insurance, pension, etc. These provide freedom from fear or threat. एक बार फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो गई तो इंसान की सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स आती है कि फिजिकल सेफ्टी हो कि भैया कोई चोर, डकैत, उचक्का ये सब ना हो रहा हो, ठीक है। साथ में उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि भैया एक समय के बाद जब वो कमा नहीं पाएगा तो कुछ पेंशन होनी चाहिए, कुछ उसका सिकनेस का कुछ रिइंबर्समेंट होना चाहिए, कुछ इंश्योरेंस होना चाहिए, ये सारी चीजें। जब ये दोनों नीड्स पूरी हो जाती है तो तीसरी नीड निकलकर आती है सोशल और एफिलिएशन नीड्स। प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, यारी, वो सब आता है सोशल और एफिलिएशन नीड्स के अंदर। मैन इज अ सोशल इन नेचर, ही नीड्स लव, अफेक्शन एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, association, friendship with others. Therefore, an individual creates a family, relatives, and friends, clubs, etc. Organization can satisfy these needs by encouraging team building and providing opportunity for friendship on the job. भाई सोशल और एफिलिएशन नीड्स का मतलब क्या है? इसको बिलोंगिंग नीड्स भी बोलते हैं, ताकि लोग हों आपके पास फैमिली होनी चाहिए, आपके पास फ्रेंड्स होने चाहिए। तो पहले फिजियोलॉजिकल नीड्स हो गई, सेफ्टी सिक्योरिटी हो गई, फिर सोशल नीड्स आ गई। चौथी आती है ईगो और एस्टीम नीड्स। ये अहम की नीड्स है भाई। ये क्या है? दीज इंक्लूड सेल्फ एस्टीम एंड एस्टीम ऑफ अदर्स। सेल्फ एस्टीम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट एटसेट्रा। Esteem of other means power, prestige, status, independence, achievement, recognition, respect from others. वही फॉर्च्यूनर वाली। An organization can satisfy these needs by offering challenging jobs, recognition, good performance, providing good job titles, etc. लोगों को चाहिए होता है कि उनका ईगो ब्रश हो कि भैया मैं देखो इतना चैलेंजिंग काम करता हूं, मेरे को लोग फॉलो करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, मैं जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा हूं। दैट इज ईगो और एस्टीम नीड्स। फिर लास्ट में आती है, वो होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। मतलब आप जिंदगी में जो करना चाह रहे थे वो आप कर चुके हो, ये एपिटोम ऑफ सक्सेस होती है। आओ देखते हैं एग्जाम में क्या लिखना है। दिस इंप्लाइज अ डिजायर टू बिकम व्हाट वन इज केपेबल ऑफ बिकमिंग। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स रेफर टू नीड टू ग्रो एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। These needs are psychological and infinite because there is no limit to progress. ये लास्ट टाइप ऑफ नीड होती है और ये एपिटोम ऑफ सक्सेस होती है। आप जो बनना चाह रहे थे आप वो बन चुके हैं। तो ये था आपका मोटिवेशन। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ जिसका नाम है लीडरशिप। भाईजान ये लीडरशिप क्या है? महेंद्र सिंह धोनी लीडरशिप की एपिटोम है हमारे देश में। तो लीडरशिप का मतलब क्या होता है? आप ऐसा लीड करो टीम को, आप ऐसा रोल मॉडल बन जाओ कि लोग आपको देखकर काम करना शुरू कर दें। तो लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील। तो भाई लीडरशिप में आपके लिए सिलेबस में नहीं है फीचर्स, फिर आपके सिलेबस पर डिस्टिंक्शन भी नहीं है। अब जो है वो है क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। भाई मैं बहुत साल करेक्शंस पर गया जब काउंसिल के, तो मैंने देखा जब भी आता है क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर, हमारे देश की माताएं बहनें जब आंसर लिख रही होती हैं तो उनको पता नहीं क्या समझ में आता है, वो लिखती है टॉल, डार्क एंड हैंडसम होना चाहिए,
सिक्स पैक एब्स होने चाहिए। अरे भैया, आप क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर में उसकी इंटरनल क्वालिटीज लिखिए, एक्सटर्नल नहीं। तो मैं आपको बोलता हूं, जब ये आंसर लिखना मेरी जान, तो महेंद्र सिंह धोनी को बगल में रखते हुए लिख लेना, आप आंसर सही लिख कर आओगे। सबसे पहला साउंड फिजिक। साउंड फिजिक का मतलब ये नहीं होता है कि 6 फीट का होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, 16 इंच के बाइसेप्स होने चाहिए। नहीं नहीं, साउंड फिजिक मतलब क्या, आओ देखो। अ गुड लीडर मस्ट हैव गुड हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस। He requires tremendous stamina and vigor for hard work. He should have good physical personality, vitality and endurance. बीमार नहीं होना चाहिए कि भैया पता चला लीडर खुद ही खांसे पड़ा है वहां पर। नहीं भैया, लीडर को होना चाहिए निडर, लीडर को होना चाहिए फिजिकली फिट। लेकिन कितना फिजिकली फिट, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम कर सके। दूसरा, इंटेलिजेंट होना चाहिए, बेवकूफ नहीं होना चाहिए। अ लीडर शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू एग्जामिन प्रॉब्लम्स इन राइट पर्सपेक्टिव. He should have ability to assess the pros and cons of his actions in a particular situation. He requires a logical bent of mind and mature outlook. मतलब जाओ मेरा मूड खराब है, मैं नहीं बात करूंगा या मैं नहीं बात करूंगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए और वो सिचुएशन को एक करेक्ट एंगल से देखने के साथ साथ उसका सोल्यूशन एबिलिटी होनी चाहिए कि वो हर एक प्रॉब्लम के सोल्यूशन ओरिएंटेड बात करता है। तीसरा, इनिशिएटिव। सबसे पहले वही एग्जाम्पल सेट करेगा। अ लीडर शुड हैव इनिशिएटिव एंड करेज. He should not wait for the opportunities to come to his way. Rather, he should grab the opportunity and use it for the benefit of the organization. He needs courage and tactics. भाई करेज होना चाहिए, सबके सामने एग्जाम्पल लीड करना चाहिए और वो सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी आने का वेट नहीं करना है, उसको रास्ता खुद बनाना है, अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट करनी है। इंटेग्रिटी। अ लीडर शुड बी ऑनेस्ट एंड सिंसियर. He should be a role model to others in terms of ethics and values. He should have empathy. भाई खुद ही चोर नहीं होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, उसके अंदर एम्पैथी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आता है डिसिसिवनेस, मतलब कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, डिसीजन लेने की कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए। द लीडर शुड बी डिसिसिव एंड फर्म इन हिज ओपिनियन. He should have an objective outlook free from bias and prejudice. He should form his opinion and judgment on the basis of facts alone. He needs an open mind, is willing to listen to others and adopt new ideas. He needs sound judgment. आप कुछ इसके अंदर रिलेटेड आप लिख सकते हैं। अगला है इमोशनल स्टेबिलिटी. अ लीडर शुड हैव अ कूल टेम्परामेंट, महेंद्र सिंह धोनी, एंड इमोशनल बैलेंस. ही शुड नॉट बी अनड्यूली मूव्ड बाय इमोशन एंड सेंटिमेंट्स. He should not lose temper or show indecisiveness even in the face of heavy ads. ठीक है ना। अगला, self confidence and willpower. A good leader should have confidence in his own ability to lead others. He also requires the willpower to meet the needs of every situation. He can inspire others and win the trust only when he has full confidence in himself and strong will to win. भैया अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जिंदगी में कितना भी ऑड हो जाए, जब तक मैं हूं तब तक हम मैच हारे नहीं हैं। जब तक महेंद्र सिंह धोनी है तब तक मैच हमने हारा नहीं है। थाला फॉर अ रीजन, 7 पॉइंट है ये। बात समझ में आ रही है। 8th, कम्युनिकेशन स्किल। अब भाई वो सही सही से अपने मन की बात बता तो पाए, कम्युनिकेशन उसका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है ना। अ गुड लीडर शुड बी एबल टू कम्युनिकेट क्लियरली एंड प्रिसाइजली द गोल्स एंड प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड. This is necessary for the persuading and convincing people. The skill to listen patiently and with empathy is also necessary. जितना अच्छा बोलने में होना चाहिए उतना ज्यादा अच्छा वो लिसनर भी होना चाहिए. विजन एंड फोरसाइट. अगले 5 साल 7 साल 8 साल का विजन होना चाहिए उसके पास. आगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करेगी उसके पास उसके गोल्स होने चाहिए. अ लीडर शुड बी एबल टू एंटिसिपेट और विजुअलाइज द फ्यूचर कोर्स ऑफ इवेंट्स. ही नीड्स साउंड जजमेंट and the ability to take right decisions at the right time. अगला 10वां, sense of responsibility. आप कोई 5 से 6 प्रिपेयर कर लेना, चल जाएगा. Sense of responsibility. A leader should be trustworthy so that subordinates can depend on him. खुद चुगलीखोर नहीं होना चाहिए भाई. He should be willing to assume responsibility for results. He needs a strong urge to accomplish the goals. वो खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला होना चाहिए कि कुछ भी हो गया तो आई एम रिस्पॉन्सिबल, कुछ अच्छा हुआ तो भी आई एम रिस्पॉन्सिबल, बुरा हुआ तो भी मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. फिर अगला 11th पॉइंट पर आते हैं, उसके अंदर कुछ सोशल स्किल्स होनी चाहिए. अ गुड लीडर मस्ट बी एबल टू विन द कॉन्फिडेंस एंड लॉयल्टी ऑफ द पीपल. ही शुड हैव द कैपेसिटी टू क्रिएट टीम स्पिरिट अमंग इट्स फॉलोअर्स. He should understand and respect the feelings and aspirations of his subordinates. भाई ऐसा होना चाहिए जिससे सारे सबॉर्डिनेट नेता जैसा देखें उसको, सारे सबॉर्डिनेट उस पर डिपेंडेंट हो, सारे
सबॉर्डिनेट के प्रति वो लॉयल हो, ऐसा सोशल स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये था हमारा क्वालिटीज ऑफ गुड लीडर। और हम बढ़ते हैं अगले एलिमेंट की तरफ जिसका नाम है कम्युनिकेशन। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों पार्टी, सारे एलिमेंट्स में से सबसे बड़ा लेवल का जो कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा चीजें पढ़नी है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में बैरियर्स या ओवरकमिंग बैरियर्स के ऊपर क्वेश्चन आपको 100% पेपर में देखने को मिलेगा। ये डायरेक्टिंग चैप्टर ना आपके बोर्ड के लिहाजे से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो ना, यहाँ पे 55 स्लाइड्स में मैंने ये पूरा नोट्स प्रिपेयर किए हैं जो कि आप लोगों को डाउनलोड कर लेने फ्री में, सबको मिल जाएंगे, हेल्प हो जाएगी सबकी, ठीक है ना। आओ देखते हैं। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ all the things one person does when he wants to create understanding in the minds of others. It is a bridge of meaning. It involves systematic and continuous process of telling, listening and understanding. हमारे दिल में जो बात है वो तुम पर कह सकूं, वो किसके थ्रू पॉसिबल है? वो कम्युनिकेशन के थ्रू पॉसिबल है। बात समझ में आ रही? अब जो तुम्हारे दिल में की बात है ना, वो बोर्ड एग्जाम में दिखाना, बगल में बैठी हुई सुंदर कन्या को मत दिखाने लगना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, बहुत बढ़िया बात है क्या? स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये हमारे सिलेबस में है। और इसमें सबसे पहला स्टेप है सेंडर। एक बंदा जो कुछ कम्युनिकेट करना वाला हो उसे सेंडर बोलते हैं। सेंडर और कम्युनिकेटर इज द पर्सन हु सेंड्स अ मैसेज और एन आइडिया। ही इज द सोर्स एंड इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। सेंडर में भी स्पीकर, राइटर और एन एक्टर। वो बंदा जो अपनी बात कहना चाहता है वो सेंडर है। अब सेंडर के बाद एक मैसेज होगा, क्या कहना चाहता है वो मैसेज है। मैसेज इज व्हाट is to be conveyed by the sender. It consists of words, facts, ideas, opinions, etc. It's the subject matter of communication. एक सेंडर कहना क्या चाहता है वो उसका मैसेज है। अब इस मैसेज को एक लैंग्वेज में उसे इनकोड करेगा। मतलब इट इज द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट वर्बल नॉन वर्बल लैंग्वेज फॉर ट्रांसमिटिंग द मैसेज। In order to transmit the idea, the sender translates the idea into language, words, symbols, gestures known to both the parties. ठीक है ना। अपने मैसेज को एक लैंग्वेज में लिखना इनकोडिंग कहलाता है। अब किस माध्यम से ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा उसको चैनल बोलते हैं। इट इज अ मीडियम और रूट थ्रू विच द मैसेज इज पास्ड फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर। इट मे बी फेस टू फेस, टॉक, टेलीफोन, लेटर, रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा। व्हाट्सएप कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, वीडियो कॉल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सब क्या है? चैनल। अब दूसरी पार्टी है, वो है रिसीवर। रिसीवर कौन? जिसके पास तक कम्युनिकेशन भेजा जा रहा है। Receiver or communicatee is the person or group who is supposed to receive the message. He may be a listener, a reader or an observer. अब उसके पास जब मैसेज पहुंच गया, उस मैसेज को वो डिकोड करेगा। मतलब इट मींस ट्रांसलेटिंग द मैसेज इनटू वर्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। द रिसीवर इंटरप्रेट्स द मैसेज टू डिराइव इट्स मीनिंग। ये तो हो गया डिकोडिंग। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज फीडबैक, जिसमें जो रिसीवर है वो सेंडर को फीडबैक देगा कि उसको बात समझ में आ गई है या नहीं समझ में आई है। इट इज अ रिस्पॉन्स और रिएक्शन बाय द रिसीवर। इट रिप्रेजेंट्स द रिटर्न फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। विद द हेल्प ऑफ फीडबैक द रीडर कैन जज द इफेक्टिवनेस ऑफ हिज मैसेज। विदाउट इट इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट। अगर फीडबैक नहीं, अगर आपसे पूछा गया किसी भी क्वेश्चन के थ्रू कि वो कौन सा स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन है जिससे कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी कंप्लीट नहीं माना जाता है, वो है फीडबैक। ठीक है, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन। हमारे सिलेबस में है। पहला ऑब्जेक्टिव है टू एजुकेट एंड ट्रेन पीपल। बिजनेस फर्म यूज वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन टू एजुकेट वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स। दे इशू ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉइज so that they perform their jobs efficiently. Consumers are provided information about the new products and their uses. भाई कम्युनिकेशन यूज करती है एक संस्था अपने ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एजुकेट करने में और ट्रेन करने में और कंज्यूमर्स तक अपनी बात को पहुंचाने में। ठीक है ना। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, कम्युनिकेशन सीक्स टू मेक एम्प्लॉइज इंटरेस्टेड इन देयर ड्यूटीज एंड द कंपनी एज अ होल. मैनेजर्स इंस्पायर वर्कर्स टू वर्क हार्ड टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स. वही संदीप महेश्वरी वाला काम, अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करना सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए काम करिए। पॉसिबल कब है? कम्युनिकेशन के थ्रू. टू प्रमोट मैनेजरियल एफिशिएंसी, कम्युनिकेशन एम्स एट इंप्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजर्स प्रोवाइड गाइडेंस टू एम्प्लॉइज थ्रू कम्युनिकेशन. अपने एम्प्लॉइज को गाइडेंस देने का काम कम्युनिकेशन के थ्रू ही पॉसिबल है. टू इंप्लीमेंट डिसीजंस क्विकली, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज डिजाइन्ड टू इंप्लीमेंट डिसीजंस क्विकली. Subordinates understand managerial decisions and take steps to implement them through communication. बस इतना लिखकर आओगे, नंबर मिल जाएगा.
भाई डिसीजंस को क्विकली लागू करने के लिए भी तो कम्युनिकेशन की जरूरत है। टू फैसिलिटेट लीडरशिप, द इफेक्टिवनेस ऑफ लीडर्स डिपेंड्स अपॉन देयर कम्युनिकेशन स्किल्स। पर्सनल कम्युनिकेशन हेल्प मैनेजर्स इन मेंटेनिंग मैन टू मैन रिलेशनशिप। अगर पर्सनल कम्युनिकेशन है एक लीडर का विद ऑल द सबऑर्डिनेट्स, उससे जल्दी काम हो सकता है, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, टू कैरी आउट चेंज, फ्री फ्लो ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन रिड्यूस वर्क resistance to new technology and other changes. It makes new ideas acceptable to people and they adapt more quickly to the changing circumstances. नए चीजों को अडेप्ट करने में भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। टू क्रिएट टीम वर्क, कम्युनिकेशन डिजाइन टू क्रिएट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग पीपल वर्किंग और लिविंग टुगेदर। इट इज अ ग्रेट बाइंडिंग फोर्स। पूरी संस्था को जोड़कर रखने का काम कम्युनिकेशन करता है। अब तुम सोच रहे हो कितने ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लो, 5 ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर कर लेना, कोई भी। टू सिक्योर फीडबैक, मैनेजमेंट कैन गेट वैल्यूएबल आइडियाज बाय एनकरेजिंग एम्प्लॉइज टू रिएक्ट और रिस्पॉन्ड। सजेशंस एंड कंप्लेंट्स फ्रॉम वर्कर्स एंड कंज्यूमर्स इनेबल मैनेजर्स टू इंप्रूव वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। फीडबैक जो मिलता है वो भी मिलता है कम्युनिकेशन के थ्रू, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। चलो भैया, अब आते हैं जिंदगी में उस टॉपिक की तरफ जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन बिना इस टॉपिक के पार नहीं होने वाला है। वो है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। वो कौन कौन से बैरियर्स हैं आपको आइडेंटिफाई करके केस स्टडी के थ्रू पेपर सॉल्व करवाएगा ही करवाएगा। केस स्टडीज चाहिए, सैंपल पेपर चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल रहा है, आप फोन कर लो या सीधा जाकर एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, फिजिकल बैरियर्स। कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस। Distance between the sender and the receiver of the message is an important barrier. Noise and environmental disturbances are other physical barriers to communication. A telephone conversation may not be effective due to high level of noise or mechanical defect. Physical barrier का मतलब क्या है? जब सेंडर दूर है, रिसीवर दूर है, तो आपस में किसी चैनल के माध्यम से वो कम्युनिकेट करेंगे, और अगर उस चैनल के माध्यम में कोई नॉइज है, कोई डिफेक्ट है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन अधूरा रह जाएगा, उस तरह के बैरियर को बोलते हैं फिजिकल बैरियर। दूसरा है पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। पर्सनल फैक्टर्स लाइक जजमेंट, इमोशंस एंड सोशल वैल्यूज क्रिएट अ फिजियोलॉजिकल डिस्टेंस between the sender and the receiver. Prejudices, inferiority, superiority complex, attitudes, time pressure affect the interpretation of messages. Credibility gap, inconsistency between what one says and what one does may create misunderstanding. भाई अगर ज्यादा इमोशनल हो, पर्सनल हो, जजमेंटल हो, जिसकी वजह से सेंडर कुछ कह रहा है, समझ तुम कुछ रहे हो, इस तरह के बैरियर को बोलते हैं पर्सनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। आगे बढ़ते हैं, सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। मतलब लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश पढ़ने के लिए कट्टी गुम। भाई एक साउथ के आदमी को ये नहीं समझ में आएगा, नॉर्थ वाले को। साउथ वाला बोल रहा है, नॉर्थ वाले को नहीं समझ में आ रहा, नॉर्थ वाला कुछ बोल रहा है, क्या बकैती कर रहा हो भैया, वो साउथ वाले को समझ में नहीं आ रहा है। तो इसके बीच में जो बैरियर है, लैंग्वेज बैरियर जिसको बोलते हैं, वो क्या है? सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर। द सेम वर्ड्स में कन्वे डिफरेंट मीनिंग्स इन डिफरेंट पीपल, टू डिफरेंट पीपल. People interpret words and symbols in terms of their own experience and thinking. When the sender and the receiver interpret the messages differently, misunderstanding arises. In some cases, the receiver may not understand the language used by the sender. हमने कुछ बोला, हमारी लैंग्वेज में उसका अर्थ कुछ है, तुम्हारी लैंग्वेज में कुछ उसका अर्थ अलग है, तो दोनों का अर्थ का अनर्थ कर देना सिमेंटिक और लैंग्वेज बैरियर कहलाता है. अगला है स्टेटस बैरियर. भाई हम सुनेंगे नहीं सबऑर्डिनेट की बात, क्योंकि हम तो हैं भाई साहब एक ऊंचे लेवल के आदमी, अधिकारी. आओ देखते हैं स्टेटस बैरियर क्या है. Superior subordinate relationship in the formal organization structure may obstruct free flow of information. A manager may convey only selected information to his subordinate so as to maintain status and difference. He may feel that he communicated problems or results which reflect his ability and judgment. His position and as a superior would be undermined. Because of status, पूरी communication flow नहीं हो पा रहा है, उसको हम लोग status barrier बोलेंगे. अब organizational barrier, ये क्या होता है? When the organization structure is complex, comprising several layers of management, breakdown or distortion in communication may arise due to the long lines of communication. Flow of information gets delayed and distorted. भैया सबसे पहले CEO आ गया, फिर डायरेक्टर्स आ गए, फिर डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, फिर मैनेजर्स आ गए, विस प्रेसिडेंट आ गए, फिर मतलब इतना ज्यादा लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है कि कम्युनिकेशन बीच में डिस्टॉर्ट हो जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर. अगले पे आते हैं. अगले का नाम है इनअटेंशन. सुना ही नहीं हूं, तुम्हारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, वो इनअटेंशन कहलाता है. Inadequate attention to the messages is likely to create misunderstanding. Inattention may arise due to busyness or because the message is contrary to the expectation and beliefs of the receiver.
मतलब रिसीवर ध्यान ही नहीं दे रहा है या उसको बिलीफ ही नहीं है तुम्हारे कम्युनिकेशन के ऊपर, तब जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलते हैं इनअटेंशन। अब आते हैं सेवेंथ के ऊपर, यह है प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। मतलब पूरी बात कही नहीं गई और तुमने पहले ही कोई कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया, उसको बोलेंगे प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। सम पीपल आर इन द हैबिट ऑफ फॉर्मिंग अ जजमेंट बिफोर रीडिंग लिसनिंग द एंटायर मैसेज। दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। इट डिस्टॉर्ट्स अंडरस्टैंडिंग एंड मेक्स अ कम्युनिकेशन इनएफेक्टिव। प्रीमेच्योर भी समझ में आ गया, हमारी पूरी बात कही नहीं और तुमने कोई जजमेंट पहले से ही पास कर दिया। उसके अलावा कुछ और बैरियर्स भी हैं जिसका नाम है अ नंबर ऑफ फैक्टर्स में डिस्टर्ब कम्युनिकेशन। पीपल हु वांट टू मेंटेन स्टेटस को रेजिस्ट चेंज में ओवरलुक मैसेजेस कंटेनिंग न्यू आइडियाज टू इंट्रोड्यूस चेंज ड्यू टू चॉइस ऑफ मिस अप्रोप्रिएट मीडियम, द मैसेज में बी मिसअंडरस्टूड। ये अदर बैरियर्स के अंदर आएंगे, इसको आप इग्नोर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात कुछ नहीं है। अब बैरियर्स बता दिया है तो इसको सही कैसे करना, या तो पेपर में बैरियर्स पूछेंगे जो कि पूछेंगे ही, और साथ साथ आपको यह भी पूछेंगे कि यह बैरियर कैसे दूर किया जा सकता है। तो बैरियर्स और ओवरकमिंग बैरियर्स साथ साथ चलेगा और यह पूछा जरूर जाएगा पेपर में। अब ओवरकमिंग बैरियर्स टू कम्युनिकेशन क्या हो सकता है, हम बैरियर्स को कैसे दूर कर सकते हैं, आओ देखो। सबसे पहला, वेल ड्राफ्टेड मैसेज। द मैसेज टू बी ट्रांसमिटेड मस्ट बी क्लियर एंड कंसाइज। इट इज वेरी एसेंशियल टू नो द ऑडियंस फॉर whom द मैसेज इज meant. The messages should be adequate and appropriate for the purpose of communication. आपने अच्छी तरीके से मैसेज लिखा है, आपके मैसेज में कोई फ्लॉ नहीं है, यह पहला तरीका होता है कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने में। दूसरा, प्रॉपर लैंग्वेज। द मैसेज शुड बी एक्सप्रेस इन सिंपल एंड इजीली अंडरस्टूड लैंग्वेज. द वर्ड्स एंड सिंबल्स यूज्ड टू कन्वे द मैसेज should be match the reference and understanding of the receiver. This helps to minimize the semantic barrier. अरे भाई वो कौन सा एक नेता है जो बड़ी बढ़िया अंग्रेजी बोलता है, कमेंट सेक्शन में लिखा, शशि थरूर भैया। शशि थरूर की लैंग्वेज में मत लिखना, रिसीवर्स को समझ ही नहीं आ रहा है, आप ऐसी अंग्रेजी लिख दे रहे हैं भाई। ऐसी लैंग्वेज लिखिए जो सिंपल हो, जो रिसीवर को समझ में आ जाए, ठीक है ना। इस तरह से बैरियर को दूर करा जा सकता है। टू वे कम्युनिकेशन। The communicator and the communicatee both should participate in the process of communication. It should be a two-way traffic involving both telling and listening. Sharing of information helps to improve the understanding. भाई एक तरफा प्यार नहीं है ये, टू वे कम्युनिकेशन है। आप जिसको बोल रहे हो, जिसको बता रहे हो, वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तब जाकर बैरियर को दूर किया जा सकता है। अगला, साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। द चेन ऑफ कमांड शुड बी शॉर्ट and speed up the flow of information. The authority and responsibility of every position should be made clear. The flow of communication should be regulated to avoid communication overload. आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में लेयर्स कम होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन को फ्लो जल्दी करना चाहिए। अगला, कंसिस्टेंसी। Communication should be consistent with the goals and policies of the organization. There should be no contradiction between words and actions. आप कह कुछ रहे हो, आपका एक्शन कुछ और बता रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना भाई। कंसिस्टेंट होने चाहिए दोनों सेम डायरेक्शन में। अगला है एम्पैथेटिक लिसनिंग, ध्यानपूर्वक सुनना। वन शुड बी अ गुड लिसनर टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ठीक है। सुपीरियर शुड डेवलप द हैबिट ऑफ पेशेंट लिसनिंग. दिस विल एनकरेज फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स. कंट्रोल ओवर इमोशन इज नेसेसरी। अगला क्या है भैया, अगला है हमारा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब क्या, द मैसेज शुड बी सो डिजाइन्ड एज टू मोटिवेट द रिसीवर टू टेक द डिजायर्ड एक्शन. A sense of mutual trust, confidence should be developed to promote free flow of information. Communication should be free from personal prejudices. ऐसा मैसेज हो, इस तरह से कम्युनिकेट करें ताकि रिसीवर फील्स मोटिवेटेड टू लिसन टू यू. अगला, gestures and tones. Words in the messages must be reinforced through appropriate gestures or facial expression. The tone used should be into account the physical environment and human conditions. भाई वो gestures and tones को इस्तेमाल करो जिससे कम्युनिकेशन और इफेक्टिव बन सके, ठीक है। अगला, ग्रे पॉइंट, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफॉर्मल चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी यूज्ड इंटेलिजेंटली टू सप्लीमेंट फॉर्मल कम्युनिकेशन. मल्टीपल चैनल शुड बी यूज्ड. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को प्रमोट करना ग्रे पॉइंट कहलाता है. इनफॉर्मल चैनल को यूज करके फॉर्मल इंफॉर्मेशन को फ्लो करवा दो. अगला, फीडबैक. Communication is complete when the response or reaction of the receiver becomes known to the sender. Therefore, the receiver should be encouraged to express his reaction. Feedback जरूर लें, तब जाके समझ में आएगा कि कम्युनिकेशन सही से हो पाया है.
लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब क्या है? मैनेजर शुड कीप देयर डोर्स ओपन टू इनकरेज एम्प्लॉइज टू कम्युनिकेट। मैनेजमेंट बाय वॉकिंग अराउंड विल ऑल्सो फैसिलिटेट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओपन डोर पॉलिसी का मतलब क्या है? मैनेजर्स के दरवाजे हमेशा सुनने के लिए खुले रहने चाहिए। सबऑर्डिनेट जब आए उनकी बात एक सीनियर अच्छी तरीके से सुन सके, इससे भी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन खत्म हो जाएगा। तो दिस इज इट फ्रॉम द डायरेक्टिंग चैप्टर। आई होप तुमको चीजें समझ में आई होंगी। सैंपल पेपर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो इनरोल कर सकते हैं। आपको फायदा पहुंचाने के लिए हर पूर्वक प्रयास किया जा रहा है। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज क्लास। जय हिंद एंड जय भारत। बाय बाय।